Hello, friends. We will be continuing the first chapter, that is Introduction to Commerce and Business. So, we had completed before the human activities, that is economic and non economic activity, then business, profession, and employment, their meanings and their features, and the business objectives we had completed. Today we are going to start the new topic, that is role of profit in business. Now what do you understand by role of profit in business? हम जैसे हमने बिजनेस का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके फीचर्स पढ़े थे कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है तो उनका एक ही मोटिव होता है कि वो लोग को प्रॉफिट अर्न करना है, राइट? सो टू अर्न प्रॉफिट, it is the main motive of a business, right? तुम लोग को एक तुम लोग के टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है, वो ये डायग्राम है. सी, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट? द डायग्राम यू कैन सी. अभी जितना मैंने मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो वो मेरा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो प्रॉफिट. एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम लोगों को कि अगर मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं मेरे कंपनी में और मुझे 5 लाख ही वापस मिल रहे हैं या फिर सिर्फ 4 लाख मिल रहे हैं मुझे वापस, तो मुझे वो प्रॉफिट नहीं हुआ, वो मुझे लॉस हुआ. अगर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए और मुझे 7 या 8 लाख रिटर्न में मिल रहे हैं, तो जो मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे वो तो मुझे वापस मिले, बट ऊपर से और 3 लाख मुझे मिले, वो 3 lakhs होगा, वो मेरा प्रॉफिट हो. तो वो 3 लाख मेरे बिजनेस में क्या रोल प्ले करता है वो हम पढ़ेंगे. फाइन, you can see the circle, the diagram which is given to you all. First is return to investors, research and development, growth and expansion, increase efficiency, means of livelihood, reputation, reward for risk, and survival. We'll read everything. Chalo, fast. We'll go ahead. See, we'll first think return to investors. चलो, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट करने से मुझे इन्वेस्टर्स तो चाहिए. अरे मेरे पास बहुत सारे पैसे हुए और वो मैंने इन्वेस्ट किए तो बात अलग है, पर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने शेयर्स इशू किए, मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं और इन्वेस्टर्स जो पब्लिक है वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, तो उन्हें मुझे कुछ तो रिटर्न में देना पड़ेगा. तो वो कहाँ से आएगा? मेरा बिजनेस जब भी प्रॉफिट अर्न करेगा तभी तो मैं मेरे इन्वेस्टर्स को रिटर्न में अ गुड रिटर्न दे सकती हूँ, राइट? यहाँ पे पिक्चर देखो नीचे, एक बंदे ने पैसे इन्वेस्ट किए टाटा कंपनी में, उसे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कंपनी को हुआ, उसके बाद उसे रिटर्न मिला. But how he is getting the return? He is getting the return by earning the dividend. फिर वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, कोई भी हो. इक्विटी शेयर्स में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है, राइट? So it is decided, it is already pre-decided whenever the investor is investing his money in the company, it is pre-decided that how much return they will get. Okay, this is called return to investors. Your next point is research and development. Enables a film to spend more, better technology and lower cost innovative products. Research and development क्या help करता है? Research and development is helping my business to accept, to adapt new and innovative products
at lower cost and to make good quality of products. रिसर्च और डेवलपमेंट में क्यों इन्वेस्ट करूंगी कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल गिव मी द न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. ही विल टेल मी that how to make my products, what my customers needs from me, each and everything the research and development will guide me, right? This is your research and development point. Next point is your growth and expansion. जैसे जैसे प्रॉफिट होगा वैसे वैसे मैं सोचूंगी कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन हो. पहले मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए थे, पर अभी जब रिटर्न में मुझे 8 लाख रुपए आए, मैंने 1 लाख रुपए मेरे इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के तरीके पे वो लोग को शेयर कर दिया, प्रॉफिट शेयर किया वो लोग के पास से. 2 लाख रुपए जो बचे उसमें से 1 लाख रुपए मेरे कंपनी में जो मेरे लेबर्स थे, मेरे एम्प्लॉयज थे, वो लोग को सैलरी देने में चली गई. और जो लास्ट 1 लाख बचा है मेरे पास, वो 1 लाख रुपए मैं वापस मेरे कंपनी में लगा रही हूँ. फॉर व्हाट? फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ माय कंपनी. यस, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली मेरे पास जो प्रॉफिट अर्न हुआ है सबसे पहले वो इन्वेस्टर्स को जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, फिर मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज को जाएगा, और फिर मेरे पास और मेरे कंपनी में वापस होगा, जाएगा. एज इट विल ग्रोथ एंड एक्सपैंड माय कंपनी. उसको रिटेंशन प्रॉफिट भी बोलते हैं. रिटेंशन प्रॉफिट भी बोल सकते हो उसको. प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हो. Or you can say as retention policy also. Clear? Now, increasing efficiency. Profit facilitate payment of various dues in time. It also motivates the employees working in the organization. Finally leads to increase in overall. अभी चलो प्रॉफिट हो गया तो इससे एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी वो मुझे बताओ. बढ़ेगी ना. प्रॉफिट हुआ, मैंने मेरे एम्प्लॉयज को अच्छी खासी सैलरी दी, वो लोग को एक बूस्टअप मिला, और बूस्टअप मिला तो मेरे कंपनी के लिए भी अच्छे से और एफिशिएंटली काम करेंगे. इस पे भी एक एग्जांपल देती हूँ, सुनो. मेरे कंपनी में मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है, मुझे मेरे एम्प्लॉयज को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम या फिर एक्स्ट्रा वर्क के लिए मुझे वो लोग को रुकाना पड़ा. फाइन, वो लोग रुकेंगे और मैं तभी वो लोग को बोलूंगी कि दैट प्लीज आई वांट योर एक्स्ट्रा टाइम, बट आई विल पे यू फॉर दैट एक्स्ट्रा वर्क दैट यू ऑल आर गिविंग टू मी. देन दे विल पुट देयर whole efficient they'll put their whole motivation and पूरा मन से वो लोग काम करेंगे हम लोगों के लिए. क्यों नहीं? because they also need money, because when they are working for us they are earning and they are living their livelihood depending on my company. So as and when he is giving me the extra work, the employees and the laborers are giving me work, I should pay them as per their experience and as per their knowledge. Then इससे एक बूस्टअप मिलेगा वो लोग को, तो अच्छे से वो लोग हमें काम दे पाएंगे. ओके, योर नेक्स्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. जो मैंने ये
बताया तुम लोगों को कि वो लोग मेरे पे डिपेंड हैं, मेरे कंपनी पे डिपेंड है, दे आर लिविंग देयर livelihood depending on me. So when they are working in my company, they are earning salary and wages, and after earning that salary and wages, they can live and they can run their family. Fine. Reward for risk. रिस्क कौन लेता है? ऑब्वियसली एंटरप्रेनर रिस्क लेता है. सेवरल बिजनेस रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज रिस्क, डिमांड एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा. रिस्क तो है ही, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब मैंने रिस्क लिया है. मैं रिस्क ले रही हूं तो मुझे सामने प्रॉफिट भी होना चाहिए. बट हाँ, रिस्क और लॉस जब भी होता है तभी इट इज नॉट नोन दैट हाँ यार मुझे 6 दिन के बाद इतना लॉस होने वाला है, मुझे पता है, तो यार मैं पहले से ही लॉस की तैयारी करके बैठूंगी. तो ये लॉस कभी बोल के आता नहीं है. कभी डिमांड चेंज हो गई कंज्यूमर की, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, वेदर चेंज हो गया, उसके हिसाब से डिमांड चेंज हो जाती है, एडवर्स इफेक्ट भी हो जाती है. सो there is always a risk, and each and every businessman should be ready for that risk and loss bearing. Clear? In your role of your profit, last point is survival. It helps the business to continue to exist in the market, means survival in competitive environment. Yes, जैसे मैं प्रॉफिट अर्न करती रहूंगी, वो एक साइकिल रहेगा. मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे प्रॉफिट हुआ, वापस मैंने इन्वेस्ट किया तो वो वापस प्रॉफिट होगा. बट ये जब तक मेरा ये साइकिल चलता रहेगा तब तक मेरी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज इट विल स्टार्ट टू लिक्विडेट, मीन्स इट विल बी एंडेड. पर प्रॉफिट होता रहेगा तो मेरा बिजनेस जिएगा, इट विल लिव, अदरवाइज इट विल लिक्विडेट. क्लियर टिल हियर? This is the role of profit in business. Now your next topic is classification of business activities. Right? Now, as you can see the chart, in business you all are having two parts, that is industry and commerce. In industry you all are having three industries, and in commerce you are having two parts. First of all, we'll talk about the industry. We'll read the chart only first. See, in industry, first of all, you all are having primary industry, secondary industry, and tertiary industry. Okay? And in commerce, you all are having trade and auxiliary to trade. Now, in primary industry, you all are having three types: agricultural industry, extractive industry, and genetic industry. Next is secondary industry. You all are having manufacturing and construction. And tertiary industry को हम service sector भी बोल सकते हैं. That is, you all can say as transport, banking, hotel, tourism, and entertainment. Entertainment तुम लोग को पता है ना, पसंद है? वाह, अच्छा है. In trade, you can see you all are having two types of trade, that is home trade and foreign trade. Home trade में wholesale trade है and retail trade है. Foreign trade में तुम लोग के पास import, export, interport और re-export trade उसे बोला जाता है. And auxiliary to trade में transport, warehouse, insurance, banking, advertising, mercantile agents, and communication. Clear?
चलो, we'll move forward for to the explanation. Now, इंडस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. The economic activities that are associated with the conversion of sources into goods that are ready for use. The goods produced may be consumer goods, capital goods. Consumer goods are directly consumed by the final consumer, and capital goods are used by another industry for further production of goods. Fine. Now consumer goods क्या है? जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स वो है कि मैंने एक इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल उठाया और दूसरा इंडस्ट्री उसको खरीद रहा है उसको फाइनल गुड बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल गुड. ओके, विल मूव फर्दर. Industries may be divided into three broad categories. First is primary industry. Primary industry concerned with nature. Primary industry may be used as input of secondary industry. Primary industry मतलब एक you can say as an agriculture sector. Sorry. फाइन. एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग बोल सकते हैं. फाइन. जो रॉ मटेरियल जो फार्मर्स मेरे लिए गुड्स बना रहे हैं और फिर उसे मैं आगे प्रोडक्शन के लिए लेके जाते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको बोलते हैं. नाउ फार्मर्स जो मेरे लिए फार्मिंग करते हैं, लैंड पे प्लॉइंग करना, ग्रेन्स उगाना, each and everything comes in the agricultural sector. The farming part is called the primary industry. Fine. Next, ये फार्मिंग होने के बाद वो कहाँ जाता है? वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाता है. कहाँ पे? फिनिश्ड गुड्स बनने के लिए. तो पहले हम लोग एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल एक्सेट्रा, ये सब को मैं प्राइमरी इंडस्ट्री में काउंट करूंगी. क्लियर? पिक्चर्स देखो तुम लोग, इट विल बी क्लियर टू योर. सेकेंड इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? Natural resources, that is oil, air, water, extracting oils and minerals from underground. It may be used in crude form and may be sent to other industries for further process. यहाँ से पानी के नीचे से अंडरग्राउंड से निकाला तो सही, वो एक क्रूड फॉर्म में होगा, पर वो दूसरी इंडस्ट्रीज में जाएगा उसके आगे के प्रोसेस के लिए, एंड देन इट विल बिकम अ फाइनल गुड. दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. दिस इज जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री की तुम लोग अगर बात करो तो एक चीज तुम लोग को बताना चाहती हूँ. इस पे छोटे से
मैंने 3 वीडियोस निकाले तुम लोगों के लिए. इट विल बी very great thing that you all can see this. अभी पहले जेनेटिक इंडस्ट्री समझ लो क्या है. प्लांट्स एंड एनिमल्स जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है. दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आ गया. एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पिक्चर्स देख लो, बाद में मैं तुम लोग को वीडियोस दिखाती हूँ. Animal husbandry is the branch of agriculture concerned with animals that are raised for meat, fiber, milk, eggs, or other products. It includes day-to-day care, selective breeding, and the raising of livestock. See this, I'll show you. See, you can see the video how that man is taking care of the animals, and he is giving the good food. वो चारा डालना, वो लोग को नहलाना, खाना, वो सब चीजें उसके अंदर वो लोग को ये सब ध्यान रखना पड़ता है. If that animal is sick, then they have to take care of the animals also. Animal के डॉक्टर्स होते हैं, वो आके देख के जाते हैं. टू सी हीज वो गाय हमें दूध देती है. Yes, each and everything, this is known as animal husbandry. It is good that you all can see this and you all can learn something from this. This is called animal husbandry, guys. See, so much pure milk is been sending to us when we are drinking it, right? Next point हमारा क्या है? Next point is our सेरिकल्चर. सेरिकल्चर बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है. सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग you can say is the cultivation of silkworms to produce silk. Although there are several commercial species of silkworm, but Bombyx mori is the most widely used and intensively studied in silkworm. ये एक बॉम्बेक्स मोरी है, उसका फोटो भी मैंने नीचे डाला है, देखो. It is the bestest silkworm who is producing the silk. अभी तुम लोग ने देखा होगा कि तुम लोग की मम्मी को सिल्क की साड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं. तो साड़ी सिल्क की आती कहाँ से? This silkworms are producing silk, and then it is going for the further production in the industry, and then the sari is being made. See, this is sericulture. How that the silk is being produced from the silkworm. This is the silk sari. It is beautiful. Yes, you can see that how the silkworm is producing the silk. Yes, sources of silk fibers, plant, animal.
but animal is producing it. This is a worm, silkworm. It is producing a silk threads. Yes guys. And then what is next? They are showing the silkworm life cycle. वो लोग की लाइफ साइकिल क्या होती है? फीमेल मॉथ होता है, मलबेरी लीव्स पे उनका फर्स्ट स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड एग स्टेज, एंड सेकेंड स्टेज इज लार्वे. वॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, छोटा सा. इट इज पॉइंटेड आउट, यू कैन सी. मलबरी लीव्स पे वो एग्स होते हैं, बहुत छोटा सा है. यू ऑल कैन सी. इंस्टार phase between the two molting process of insect larva. See that insect is eating that leaf, first, second, third, and fourth instar. And in fourth instar, if you will see and compare, then you know it is a big change. Then they are having a resting phase also. Wow. Resting phase. See this, they are resting here. The silkworm is resting and producing the silk. See, you can see the white thing, a white cover that is been producing. See this. Yes, that is called cocoon. Cocoon word बहुत famous है, तुम लोग को पता होगा. But वो लोग का जब resting phase होता है तभी वो लोग एक cocoon form करते हैं. Pupa, fourth stage is called pupa. They don't move and starts developing the organs. Now it has become the fifth stage and it is become an adult. वो वहां से वो cocoon में से बाहर आ गया and it is the full phase that has been seen. Egg stage है, larva है, resting phase है, फिर pupa हो गया and then it is converting into adult. And then the silk thread is being formed. See this, as strong as steel thread. Yes, you can see the stages, the major developmental stages of silkworm's life cycle. Yes, see this adult silkworms. These are the worms which are on the leaves. The first stage you can say, sericulture. Fine. We'll move forward. Next, we are having, that is horticulture. Wow, I love flowers. I hope you all also love it. Horticulture is the science and art of the development, sustainable production, marketing, and use of high value, intensively cultivated food and ornamental plants. Plants और food को cultivate करना, that is called horticulture. इस पे भी एक वीडियो देख लेते हैं. चलिए.
Wow, grapes. You can see how these peoples are cutting and the cutting the grapes and taking care of the plants. 281 million tons. फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कितने हैं? 251 मिलियन टन्स. माय गॉड. तभी तो हमारे तक इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स और सब पहुंचते हैं. बनानास, एप्पल्स, fruits and vegetables, each and everything comes under horticulture. Yes, post harvest loss. हाँ, loss होता है. It is 5 to 20% loss होता है. But they each and everyone should be ready to face that loss. Oh, annual value rupees 92,621 crore. It is good. See how they are taking care, and he is the farmer producer organization who is running this thing. Now he is talking about the horticulture. You just need to know that how that horticulture and how they are taking care of plants and fruits and vegetables, and how that things are being reached to us. See, they are doing the packaging. It is so beautifully done. Many people are working there. Yes, the machineries that they are using, they are showing the machineries. The packaging process is going on. फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब पेरिशेबल गुड्स हैं जो 2-3 दिन में बिगड़ जाते हैं. तो दे शुड बी टेकन अ गुड केयर ऑफ देम. Then only it will be reached till us very safely. If they are not able to take care, then वो अच्छी तरीके से हमारे पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, या फिर हम पहुंचेंगे तो हम उसे खरीदेंगे नहीं क्योंकि वो अच्छे से कंडीशन में नहीं होगा. क्लियर? दिस वाज योर the एग्रीकल्चर एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री में हमने 3 वीडियोस दिखे. वो थे एनिमल हस्बेंड्री के, सेरिकल्चर का और हॉर्टिकल्चर का. बाय ये वीडियो से तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो 3 को हम क्या बोलते हैं. फाइन, let us move forward. That will be a secondary industry. Secondary industry means the thing which is being converted from primary to secondary. Now जैसे मैंने बोला था रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पे नीचे पिक्चर भी दिया है. वुड मैंने कट किया, वो मेरा रॉ मटेरियल था, पर वुड में से मैंने जो चेयर, टेबल, सोफा, बेंचेस ये सब बनवाया, दैट इज माय
finished good, and that is being done by the secondary industry, or you can say as the manufacturing industry. Clear? Next is construction industry. जो बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड, टनल, कैनल्स, मेट्रोज, these this is only industry which creates immovable wealth. हाँ, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो चीजें बनाती है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग उठा के नहीं लेके जा सकते. जैसे बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग को मैं एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकती, है ना. हाँ, वो कार्टून्स में तुम लोग ने देखा होगा, बट यहाँ पे नहीं होता ना. रोड्स है, डैम्स है, ब्रिजेस है, they are called as wealth, but we cannot move that road, that buildings or dams from one place to another. Next is tertiary industry. टर्शरी इंडस्ट्री को तुम लोग क्या बोल सकते हो? दैट इज कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर ऑल्सो. Support service to primary and secondary industries comes under traditional category, whereas in modern times hotel industry, tourism industry and entertainment industry etc. अभी प्राइमरी में रॉ मटेरियल्स तो ले लिए, फिर वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में गया फिनिश्ड गुड बनाने के लिए. चलो फिनिश्ड गुड बन भी गए, पर वो हमारे तक पहुंचाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ tertiary industry, or you can say as the service sector, who will take the goods from the producer and manufacturer till the end consumer. Clear? This was your classification of business. What we had done, हम लोग ने रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज किया, उसमें इंडस्ट्रीज किए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट, और उसके अंदर उसके पार्ट्स थे वो हमने कवर किए. नेक्स्ट क्या है तुम लोगों का? कॉमर्स. यस, commerce is that part of business activity which is concerned with distribution of goods and services produced by industry. Commerce bridge the gap between producers and consumers by exchanges of goods and services for money or money's worth, trade and auxiliary to trade. ट्रेड में तुम लोग को होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड तो पता ही है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में भी पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो पता ही है, एक इंटरपोर्ट नया है वो बहुत इजी है, इट इज वेरी मच इजी. चलो पढ़ते आगे, ट्रेड पढ़ लेते हैं. Trade denotes buying and selling of goods and services, exchange of goods and services with money or money's worth. Money's worth मतलब क्या? मैंने जो प्रोडक्ट बनाई है उसकी वर्थ क्या है, उतने तो पैसे लेने ही है ना. Yes, trade facilitates transfer of ownership and possession of goods and services from seller to the buyer. पहले ओनरशिप किसकी थी? प्रोड्यूसर की थी, मैन्युफैक्चरर की थी. पर जब मैं उसे शॉप में खरीदने गई, मैंने उसके पैसे दिए और मैंने वो प्रोडक्ट ले लिया, तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर का नहीं बल्कि वो मेरा हो गया एज अ बायर, क्योंकि मैंने उसके पैसे दे दिए. योर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड में जाते हैं. तो ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड एज
home trade, or you can say as internal trade. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही होता है, ये बेसिक चीज तुम लोग को ध्यान रखनी है. ट्रेड है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड है. ये एक चीज ध्यान रखनी है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स ट्रेड, एंड दैट टू it will be within the geographical boundaries of the country. सबसे पहले है होलसेल ट्रेड. In wholesale trade, goods are purchased and sold in bulk. चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस पे से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. एक प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर ने एक लॉट ऑफ गुड्स बनाए. फाइन, वो एक स्टॉक ऑफ गुड्स और अ लॉट ऑफ गुड्स यू कैन से. द होलसेलर will pick up from the producer and the or the manufacturer. वो होलसेलर कहाँ जाएगा? होलसेलर जाएगा रिटेलर के पास. When he will go to the retailer, he will sell small quantities to each and every retailers and he will complete selling his products. अभी रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर एंड कंज्यूमर्स को बेचेगा. ऐसे ये साइकिल है जो प्रोड्यूसर से एंड कंज्यूमर को कंप्लीट करती है. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, होलसेलर प्रोड्यूसर के पास से एक स्टॉक में गुड्स उठाता है, खरीदता है. आफ्टर दैट अ रिटेलर इज बाइंग in small quantities and then that retailer is selling that product to the end consumers and that end consumer is consuming that product. Clear? See this. See the pictures? In wholesale trade, goods are purchased and sold in bulk. A wholesaler purchases in large quantities from the producers and sells in small quantities to the retailers. He is the link between the producer and the retailer. Yes. Retail trade पढ़ लेते, क्लियर हो जाएगा. Retail trade is the business activity associated with the sale of goods to the final consumers. A retailer is one who purchases from the wholesaler for some time directly from the producer and sells them in the smaller quantities to the final consumers. Retailer is the link between whom? The wholesaler and sometimes the manufacturer to the ultimate consumer. अभी हम वापस पीछे जाते हैं. देखो होलसेलर कौन सा था, क्या था, किसके बीच में लिंक था? He was the link between the producer and the retailer. And retailer is the link between whom? Retailer is the link between wholesaler, manufacturer to the ultimate consumer. अभी ये बात समझ लो कि रिटेलर ही एक बंदा है जो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर्स को फेस करता है, वो लोग की विश को या फिर वो लोग को वो प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया वो सब जानता है ये रिटेलर. दिस इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड. क्लियर? फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड क्या है? When goods and services are purchased from other country are known as import trade. मैंने बाहर से कुछ मंगवाया, जैसे चाइना से आता है तो वो इंपोर्ट ट्रेड हो गया.
एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है? When goods and services are sold to foreign buyers, Indian products बाहर जाती है out of the country, that is called export trade. And interport trade क्या है? Seller goods from जापान एंड री एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू अफ्रीका. मैंने जापान से कुछ गुड्स मंगवाए और वही गुड्स लेके मैंने अफ्रीका वालों को बेच दिए. दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्टिंग द ट्रेड और गुड्स. क्लियर? नेक्स्ट you all are having auxiliary to trade. All those activities that facilitate smooth flow of goods from manufacturing centers to the consumption centers are called aids to trade or auxiliary to trade. Are called aids to trade or auxiliary to trade. These activities play a vital, or you can say a supportive role. They help in removing hindrances which arise during the production and distribution of goods and services. Now, these are the following various auxiliary to trades. We'll see the trades. First is transport. Hindrance मतलब कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसे वो मूव करता है. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट इज द मेन थिंग कि वो प्रोड्यूसर से वो होलसेलर तक पहुंचाता है और होलसेलर से वो रिटेलर तक पहुंचाता है. राइट? द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया. सिर्फ मुंबई में थोड़ी चाहिए, बहुत सारी जगह पे चाहिए. और मुंबई में ही अगर देख लो तो मुझे बोरिवली में चाहिए, मलाड में चाहिए, कांदिवली में चाहिए, बांद्रा में चाहिए, तो बहुत सारी जगह. तो यहाँ से कहाँ से जाएगा माल? थ्रू द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्लियर? Warehouse. There is a gap between production and consumption part of the year and vice versa. जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को कि हर एक प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो वो एक स्टॉक ऑफ गुड्स में प्रोड्यूस करता है. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हम स्टॉक करके वेयरहाउस में रखते हैं, फिर वो कोल्ड स्टोरेज हो या वो रेगुलर स्टोरेज हो. पर अभी ऐसा हो गया है ना कि जो चीजें सीजनल थी, सीजनल फ्रूट्स है, सीजनल वेजिटेबल्स थे, वो पूरे साल मिलते हैं बिकॉज these producers are having cold storage. क्योंकि वो प्रोडक्शन हो गया और कंजम्पशन के बीच में जो गैप होता है उसे वेयरहाउस में वो गुड्स को स्टोर किया जाता है एंड देन इट इज सेंड टू अस. राइट? नेक्स्ट you all are having इंश्योरेंस. यस, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक बिजनेसमैन को इंश्योरेंस लेना चाहिए. रिस्क होता है, वेयरहाउस इंश्योरेंस होता है या फिर फायर इंश्योरेंस होता है, थेफ्ट इंश्योरेंस होता है, ये सारे एक्सीडेंट इंश्योरेंस होते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी businessman to take the insurance to avoid risk. Clear? LIC. Yes. Next, you all are having banking. We require money to start the business. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भाई पैसे चाहिए. पैसे नहीं है तो बिजनेस नहीं, और बिजनेस नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है. और अगर प्रॉफिट कमाना है तो बैंक चाहिए. Yes, or we need investors, or you should have money that you can invest in your business. These are the three ways that from where you can start your business. Fine. Banks supply money, adequate funds, and can obtain from the bank. Bank provide loans, overdraft, cash, credit, etc. to businessmen.
Banks also provide many services like checks, drafts, debit card, credit cards, online transaction, etc. बहुत सारी चीजें हैं. It helps to run the business. Bank is helping and lending the money to the businessman or to the entrepreneur to start or incorporate their business and earn profit. Advertising. Advertising is an effective aid in selling the goods. The producer communicates all information about goods and services to create a strong desire in consumer to buy the products. It can be carried in different ways. It can be indoor, outdoor. Communicating with the people when they are in homes is called indoor advertising. For example, newspaper, radio, TV, etc. See, communicating with people. एग्जाम्पल में क्या लिखा है? पोस्टर्स हैं, बोर्डिंग्स हैं एट प्रोमिनेंट प्लेसेस, नियॉन साइज बोर्ड्स हैं. So this can be giving a good communication for us. It is doing the advertisement कि ये चीजें अभी मार्केट में आ रही है, राइट. Mercantile agent over a wide area, seller to contact the customers, the bridge, the gap between. Mercantile agent क्या करता है? The gap between buyer and the seller. He is becoming the gap between. He is completing the gap between the buyer and the seller. कुछ भी doubts है buyer को और seller के बीच में, वो सेलर को या फिर बायर को, एंड कंज्यूमर्स को जो भी वो प्रोडक्ट के बारे में प्रॉब्लम है, वो एजेंट के थ्रू, एजेंट को पता ही होगा, वो एजेंट सेलर को सब बता सकता है, एंड एज एंड व्हेन ही कैन चेंज द प्रोडक्ट एज पर नेसेसरी. Communication. In today's world, there is information explosion. The information has to be communicated, and there is a need of communication facilitating the traders, producing, and such a cell phones, postal service, email, etc. are made available. अभी तो इससे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. ईमेल है, अभी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बात करते हो तुम लोग, फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम है. many things are there from where we can communicate. अभी लेटर्स भेजना, वो लिखने कौन बैठेगा यार? ईमेल लिखो, भेज दिया, वो 2 मिनट में पहुंच जाएगा. लेटर को 3 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, या फिर स्पीड पोस्ट में भेजना पड़ेगा. इट इज द थिंग, right? Now this was the end of your chapter. Your first chapter is being completed, and you are going to do all the distinguish between behind the chapter that you all have been doing. Fine. अभी तुम लोग को पीछे इंडस्ट्री कॉमर्स की दी है, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट की है, बिजनेस प्रोफेशन बिजनेस एंड कॉमर्स की है. ये सब की डिस्टिंग्विश बिटवीन करना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो. it should be completed, and the answers also you all can complete. Fine. Any doubts you all can tell me. We'll clear it out. We'll meet in the next lecture and with the new chapter. Till then, revise and go through all the 3 lectures that we have done. Bye-bye.